हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, किताबें में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से हमने कहानियों पे कोई बात नहीं की है, तो मुझे लग रहा है कि आप कहानियों को मिस कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानियों की बात करते हैं। जब बात कहानियों की आती है तो कथा सम्राट प्रेमचंद को हम भूल ही नहीं सकते हैं। उनकी कहानियाँ हमारा मार्गदर्शन करती रही हैं। उन्होंने 300 के आसपास कहानियाँ लिखी हैं। सभी उनकी जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के नाम से संकलित हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके उनकी कहानियों का संकलन हमें मानसरोवर में मिलता है। उनकी बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो उस समय भी सामयिक थी, आज भी सामयिक है। उनका महत्व कहीं से भी कम नहीं हुआ है, बल्कि आज के समय में उन कहानियों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। तो आज चलिए 2 कहानियों पे चर्चा करते हैं, बेटों वाली विधवा और अलग्योझा। ये दोनों कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 में संकलित हैं। जो बेटों वाली विधवा कहानी है दोस्तों, इसकी कहानी से आप परिचित हैं। यह ऐसी कहानी है जो हमारे समाज में अक्सर किसी न किसी घर में घटित होती हुई दिखाई देती है। इस तरीके की कहानियों पे फिल्म भी बनी है, काफ़ी हिट हुई थी। पंडित अयोध्यानाथ की मृत्यु हो जाती है, कहानी यहीं से शुरू होती है। अयोध्यानाथ बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने बहुत अच्छा घर बनवाया है। 4 बेटे हैं उनकी, 1 बेटी है कुमुद। घर में काफ़ी रुपए पैसे छोड़ गए हैं, पत्नी के पास गहने जेवर भी काफ़ी हैं। 3 बेटे जो हैं उनका विवाह हो चुका है। सबसे छोटे सीतानाथ का विवाह नहीं हुआ है। कन्या जो कुमुद है उसका भी विवाह नहीं हुआ है। उनकी मृत्यु होने पे लोग कह रहे हैं कि हाँ चलो, इन्होंने अपने जीवन की जिम्मेवारियां बहुत अच्छे से निर्वाह ली हैं। जो 2 बच्चे अविवाहित हैं उनके विवाह के लिए भी सारा सामान, पैसे और बाकी चीज़ें घर में उपलब्ध हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो फूलमती उनकी पत्नी है, उन्हें भी कोई आगे कष्ट नहीं होगा, क्योंकि रुपए पैसे भी हैं और 3 आज्ञाकारी बहुएं घर में हैं। बड़ा बेटा सरकारी नौकर है, जो दूसरा वाला है वह डॉक्टर है और अपना खुद का क्लिनिक खोलने की फिराक में रहता है। तीसरा बेटा आर्टिकल लिख रहा होता है, वह एक लेखक है, पत्रकार है। चौथा बेटा पढ़ाई कर रहा है और काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो पूरी संभावना है कि वह बहुत अच्छी जगह पे जॉब पा जाएगा। तो ये सारा कुछ देख के पूरे जो सोसाइटी के लोग हैं वे खुश हैं और कह रहे हैं कि पंडित अयोध्यानाथ ने एक सफल जीवन जिया, सुखी गृहस्थी बसाई। कुमुद का विवाह तय हो चुका है और उसके विवाह के लिए रुपए पैसे और बाकी सारी व्यवस्था जो है पंडित जी ने कर रखी थी, लेकिन असमय ही काल ने उन्हें अपने पास बुला लिया होता है। जब तक घर में पंडित जी जीवित थे तब तक घर का माहौल बिल्कुल अलग था। बेटे बहू जो है हर समय फूलमती की मुहजोरी करते थे, हर उनकी आज्ञा का पालन करते थे और फूलमती इससे बहुत खुश रहती थी। उन्होंने कभी बेटे बहुओं पे कोई अंकुश नहीं लगाया था, बस वह जानती थी कि घर में जो कुछ भी होगा उसकी मर्जी से होगा। इसीलिए उन्होंने तिजोरी की चाबियां भी बड़ी बहू को दे रखी थी, पर पैसों का हिसाब किताब सब कुछ वे खुद देखती थी और उनसे बिना पूछे घर का कोई भी काम नहीं होता था। देखती है फूलमती की जब ब्रह्मभोज का दिन आता है, तेरही का दिन आता है, उस दिन के लिए जो सामान मंगवाया जाता है वह काफ़ी कम था। तो वह अपने बेटों को बुला के बोलती है कि अरे मैंने जितना बताया था उससे मात्रा तुम लोगों ने कम क्यों कर दी। तो बेटे कहते हैं कि हम लोगों ने जितना उचित समझा उतना ही मंगवाया है। फिर वह देखती है कि अरे बहू खुद से तिजोरियाँ खोल के पैसे जिसे देना है दे रही है, मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। न्योते में जितनी चीज़ें आई हैं उसके बारे में भी उनसे कोई राय सलाह नहीं की जाती है, तो वो थोड़ी क्षुब्ध होती है। और बस इसी समय उन्हें यह एहसास हो जाता है कि उनकी स्थिति अब घर में बदल चुकी है। जो बेटे जो बहुएं दिन भर उनकी मुहजोरी करते थे, हर बात उनसे पूछ के करते थे, अब वह उनके लिए बिल्कुल उपेक्षित सी रह गई हैं। ब्रह्मभोज का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह इस बारे में बेटों से बात करती है, तो बेटे कह देते हैं कि अब इस घर के मालिक हम लोग हैं, सारी संपत्ति हमारी है, तुम किसी भी मामले में कोई दखल अंदाजी मत करो, तुम्हारा अब कोई अधिकार नहीं है। तो फूलमती पूछती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, यह पूरी गृहस्थी मैंने बनाई है, 1-1 रुपए मैंने जोड़ा है, जितने पैसे आज जमा है वह मैंने अपनी पेट काट काट के जमा किया है, तभी ये सारे पैसे जमे हुए हैं और यह घर मैंने बनवाया है, तो यहाँ सब कुछ मेरा है। तो
बेटे कहते हैं कि नहीं, वह तुम्हारा तब तक रहता है जब तक पिता जीवित थे। पिता के मृत्यु होने के बाद सब कुछ बेटों का हो गया और तुम हमारी आश्रित हो, ऐसा ही कानून है। कानून का नाम सुनते ही फूलमती सन्नाटे में आ जाती है। कहाँ से आया ऐसा कानून, ये पूछती तो है लेकिन फिर चुप हो जाती है, क्योंकि जब कानून ही ऐसा है तो वह क्या कहेगी। कैसा समाज बन गया है, कैसा कानून बन गया है, वह बिल्कुल भी बदल जाती है। दूसरी सुबह से वह अपने आप को घर की एक सामान्य सी महरी मान लेती है। इस घर में किसी से कोई मतलब नहीं रखती है। सुबह 5 तड़के उठ जाती है और घर का सारा कामकाज निपटाती है। बेटे बहू उसे काम करते हुए देखते हैं लेकिन कोई भी उसे रोकता टोकता नहीं है। घर में पंचायत जमती है। बेटे चाहते हैं कि अब कुमुद का जहाँ विवाह तय हुआ था वहाँ विवाह कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ 5,000 रुपये दहेज देने की बात थी और लगभग इतने ही रुपए बाकी अन्य खर्चों में खर्च हो जा सकते थे। तो वे डिसाइड करते हैं कि किसी गरीब के घर में कन्या का विवाह कर देंगे और सारे पैसे बचा लेंगे। छोटा जो भाई रहता है वह एक बार बोलता तो है कि मेरे हिस्से के पैसे उसे दे दो और उसका विवाह कर दो, लेकिन सारे भाई उसे मना लेते हैं, यह कह के कि कल को तुम्हें विलायत भेजा जाएगा तो उसकी तैयारियों में जो खर्चे होंगे वो तुम कहाँ से लाओगे, इसलिए बेहतर है कि तुम भी अपने हिस्से के पैसे बचा के रख लो और जो कुमुद का विवाह है हम किसी साधारण घर में कर देंगे। तो सारे बेटे इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और माँ के पास बहुत जेवर है, कहीं वह अपने जेवरों के दम पे ना विवाह कर दे उसी घर में अपनी बेटी का, इसलिए वे छल से माँ के जेवर भी मांग लेते हैं। उसे कह देते हैं कि एक आर्टिकल लिखने के कारण जेल जाने की स्थिति आ गई है तो जमानत के लिए पैसे चाहिए। बेचारी फूलमती मासूम अपने बच्चों का छल नहीं समझती है और अपने सारे गहने दे देती है। उसकी एक नहीं चलती है और उसकी जो इकलौती बेटी रहती है कुमुद, उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दिया जाता है जिसके पास रुपए पैसे भी अधिक नहीं रहते हैं। 1,000 रुपये में यह पूरा विवाह खर्च वगैरह सब कुछ निपट जाता है। चारों भाई अपनी इस कपट नीति पे खुश होते हैं कि चलो कांटा भी निकल गया। फूलमती का दिल टूट जाता है अपनी बेटी को यूं खाली हाथ विदा करते हुए। दिन बरसात के समय में रात भर बारिश हो रही होती है। सुबह गंगा में पानी बढ़ा रहता है, लेकिन वह बड़े बेटे के लिए पानी भरने नदी के किनारे जाती है और फिसलकर वहीं गिर जाती है। सारे लोग कहते हैं कि अरे कौन सी बुढ़िया डूब रही है, तो जानने वाले जवाब देते हैं कि अरे पंडित जी की पत्नी है। तो सब कहते हैं अरे वो ऐसे कैसे पानी भरने आई थी, वो तो इतने अमीर लोग हैं। लोग कहते हैं भाग्य भी कोई चीज़ है। दोस्तों, आज भी ऐसे बहुत सारे घर मिलते हैं जहाँ पे वृद्ध माता पिता का अनादर किया जाता है। बेटे क्या करते हैं कि पैसे जो हैं वह अपने नाम करा लेते हैं और फिर माता पिता की कोई भी इज्जत अपने घर में नहीं रह जाती है। जिस समय की यह कहानी है उस समय भी ऐसी घटनाएं हो रही थी और आज इन घटनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। इसलिए बाकायदा अब तो गवर्नमेंट भी कहने लगी है और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको सलाह दी जाती है कि अपने जीते जी अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम बिल्कुल ना कर दें, उन्हें मरने के बाद ही यह दें, ताकि जो उनकी इज्जत है घर में वह थोड़ी सी बनी रहे। पैसों के बहाने ही बेटे बहू उनकी देखभाल करते रहें। प्रेमचंद की कहानी अलगोजा भी काफ़ी मज़ेदार कहानी है। यह संयुक्त परिवार की बात करती है, उसी की वकालत करती हुई यह कहानी है। यह कहानी बताती है कि अगर हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हमें कई तरीके की सुविधाएं मिलती है। परिवार में के सदस्यों का लालन पालन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है और साथ ही अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु भी हो जाती है तो परिवार के अन्य सदस्य मिलके पूरे घर को ठीक से चला लेते हैं। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम संयुक्त परिवार में रहें और इसीलिए पुराने समय में हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ये कहानी कुछ ऐसी है कि भोला महतो की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उनका बेटा 10 साल का है रघु, तो वे दूसरा विवाह पन्ना से कर लेते हैं। पन्ना सौतेली माँ है और कई बार सौतेली माँ बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखती है। पन्ना को भी जो रघु है वह बिल्कुल पसंद नहीं आता है। घर के सारे काम काज, बाहर के सारे काम वह रघु से करवाने लगती है। 10 वर्षीय रघु का बचपन समाप्त हो जाता है। इतना करने के बाद भी पन्ना को यह बहुत बुरा लगता है कि वह अच्छे से खिलाए पिलाए, वह उसकी ठीक तरीके से देखभाल नहीं करती है। धीरे धीरे पन्ना के 4 बच्चे होते हैं और भोला महतो की मृत्यु हो जाती है। पन्ना टूट जाती है। रघु तो अब बड़ा हो चुका है और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं। अगर रघु अपना हिस्सा लेके अलग हो जाएगा और वह
कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करेगी। किसान परिवार से है, खेती भी देखनी होगी, घर भी देखना होगा। यह दोनों जिम्मेवारी वह कैसे निभाएगी उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। वह सोचती है अब तो रघु गिन गिन के बदला लेगा जो अत्याचार मैंने उस पर किए थे उन सभी का। लेकिन इसके विपरीत रघु अपने जो छोटे छोटे भाई बहन हैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। अपने जेवर बेच के वह उनके लिए गाय खरीद के लाता है ताकि बच्चों को ठीक से दूध मिल सके। पन्ना बहुत ज़्यादा अचंभित होती है और उसे पछतावा भी होता है कि वह पहले रघु की देखभाल क्यों नहीं करती थी। रघु का विवाह हो चुका है। पुराने समय में विवाह के बाद गौने की प्रथा होती थी। गौने के समय ही जो कन्या थी वह पहली बार ससुराल आती थी। तो रघु को पता चलता है कि उसकी पत्नी मल्लिया का स्वभाव थोड़ा टेढ़ा है, तो उसे लगता है कि अगर मैं गौना करा के लाऊंगा तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं, तो वह गौना नहीं कराना चाहता है। लेकिन पन्ना जिद करके बहू को घर ले आती है और घर में आते ही जल्द ही वही होता है जिसका डर था। जो मुलिया है उसे लगता है कि इतने सारे लोगों का खाना वह बना रही है, सारा काम रघु करता है, घर में इतने सारे लोग खाने वाले हैं, जबकि जो दूसरे भाई बहन है और माँ है वह भी सौतेली है, तो वह अलग होना चाहती है। रघु बहुत मना करता है लेकिन उसकी एक नहीं चलती है। मुलिया खाना पीना छोड़ देती है, घर में 2 चूल्हे जलने लगते हैं। लेकिन रघु के लिए यह बहुत बड़ा सदमा होता है। उसने अपने भाई बहन को अपने बच्चों की तरह पाला था और वह चाहता था कि सोसाइटी में उसका नाम रहे, लोग कहें कि देखो कितना अच्छा परिवार है, ये लोग मिलके रहते हैं। और उसने मिलके रहने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कभी भी अपने भाई बहन और सौतेली माँ को पराया नहीं समझा था। और आज पत्नी के आते ही यह सब कुछ जो हो रहा था उसे बहुत बुरा लगता है। इस तड़प में 5 साल के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मुलिया जो पहले इतनी खुश हो रही थी कि अलग होने के बाद मेरे पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ पन्ना के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और वे अच्छे से खेती कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, तो उनके घर में रौनक आ जाती है। लेकिन मुलिया अब अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके परेशान है क्योंकि दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। इस समय रघु की मृत्यु होती है, उसके कुछ बस उसके बाद ही उस समय खेत में ऊख खड़े थे और जो पुरानी फसल कटी थी उसका मारना करना था। वह खुद से ही खेत पहुंचती है, बच्चों को पेड़ के नीचे लिटा के मारना शुरू करती है। बच्चे रो रहे होते हैं, तभी पन्ना दौड़ के आती है, बच्चों को गले से लगाती है, बोलती है अरे मेरे जीते जी तुमने बच्चों को कैसे रोने के लिए छोड़ दिया। खेत का काम तुम बिल्कुल मत करो, घर जाके आराम करो, जो मेरे बच्चे हैं वह इसे देख लेंगे, अपने खेत के साथ साथ भैया के खेत की भी देखभाल करेंगे। केदार ने यानी कि उसके बड़े लड़के ने कहा है कि भाभी को किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं। मुलिया को विश्वास नहीं होता है, लेकिन वह देखती है कि पन्ना और उसके बच्चे पूरे घर को संभाल लेते हैं, उसकी खेती भी संभाल देते हैं और बहुत अच्छे से सब फिर एक साथ रहने लगते हैं। यह चीज़ जो रघु काफ़ी समय से चाह रहा था वह पहले नहीं होता है, लेकिन अब हो जाता है। धीरे धीरे पन्ना के दोनों छोटे लड़कों की शादी हो जाती है, लेकिन जो बड़ा लड़का केदार है वह विवाह नहीं करता है। पन्ना उससे बार बार पूछती है कि किसी तरीके से शादी कर लो, तो वह जवाब देता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि ऐसी लड़की आए जो घर को 2 भाग में बांट न दे। हमारा संयुक्त परिवार बड़ी मुश्किल से अलग होके फिर एक हुआ है, अब मैं इसे फिर से तोड़ना नहीं चाहता हूँ। पन्ना कहती है कोई ऐसी लड़की मिलेगी तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, तो वह कहता है कि मैं भाभी से यानी कि मुलिया से शादी कर लूँगा। पन्ना फिर जाके मुलिया की मन की बात ताड़ती है और उससे कहती है कि वह तुमसे ही विवाह करना चाहता है। मुलिया तैयार हो जाती है। इस तरीके से देवर भाभी का विवाह हो जाता है और मुलिया की उजड़ी हुई गृहस्थी फिर से बस जाती है। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों यही संदेश है कि अगर आप मिलके रखते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकल आता है। संगठन में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है। इस कहानी का यही संदेश है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आप मानसरोवर भाग 1 में इन कहानियों को पढ़ सकते हैं। कहानी कैसी लगी मुझे बताएं और कौन सी कहानी के बारे में जानना है मुझे यह भी बताएं। बाय बाय।